नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सर्बानंद सोनोवाल बने असम के मुख्यमंत्री। एक महिला समेत 10 विधायकों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य के विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। राष्ट्रपति ने दी राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा नीट पर अध्यादेश को मंजूरी। राज्यों के बोर्ड को साल भर के लिए छूट। विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। यूपी और बिहार पहली बार स्मार्ट शहरों की सूची में। लखनऊ और भागलपुर को विकसित करने का लक्ष्य। नई लिस्ट में 13 और शहरों के नाम। स्टिंग मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से सीबीआई की पूछताछ। हरीश रावत का खरीद फरोख्त के आरोपों से इनकार। 7 जून को फिर होंगे पेश। पंद्रह साल बाद भारत ईरान संबंधों में नए दौर की शुरुआत। चाबहार समझौते से पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त। अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप के लिए मिलेगा सीधा रास्ता। और आइए देखते हैं पहली खबर। दो दिन की सफल ईरान यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात स्वदेश लौट आए। दोनों देशों ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का समझौता किया। इससे भारत को पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त हासिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच हुई मुलाकात चाबहार बंदरगाह पर जमी बर्फ पिघलाने में कामयाब रही। दक्षिण ईरान में स्थित इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत $50 करोड़ का निवेश करेगा। भारत को इससे अफगानिस्तान के साथ यूरोप तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिसमें पाकिस्तान से होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच परिवहन गलियारे पर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। We are all witnessing creation of history, not just for the people of our 3 countries, but for the entire region. ईरान और अफगानिस्तान का मानना है कि चाबहार परियोजना से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। تصمیم امروز و توافق امروز بر علیه هیچ کشوری نخواهد بود و اونچه فعالیت سه کشور هست به نفع کل منطقه و به ویژه به نفع صلح و ثبات منطقه خواهد بود. I thank them because they believe that Afghanistan is going to be stable in their wagering on our stability, not on our destruction. चाबहार के अलावा भारत और ईरान में 12 समझौते हुए। ईरान में भारत एल्युमिनियम कारखाना लगाएगा। साथ ही अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए रेलवे लाइन भी बिछाएगा। दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, परिवहन, पोत विकास, संस्कृति, विज्ञान और अकादमिक सहयोग के क्षेत्र में भी समझौते किए। भारत और ईरान ने आतंकवाद को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया और खुफिया सूचनाएं साझा करने पर सहमति जताई। We have agreed to consult closely and regularly on combating threats of terrorism, radicalism, drug trafficking and cybercrime. प्रधानमंत्री ने तेहरान में भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्तों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को अब इन रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुर्बान अली, राज्यसभा टीवी, तेहरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ईरान यात्रा पर और बातचीत करने के लिए तेहरान से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुर्बान अली। कुर्बान, इस पूरी यात्रा के लिहाज से अगर कहा जाए तो कहा जा रहा है कि 15 साल के बाद रिश्तों में एक नई दिशा मिलती दिख रही है। आपकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत को क्या हासिल होता नजर आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये 2 दिवसीय ईरान यात्रा हुई, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पिछले 15 वर्षों में ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे द्विपक्षीय यात्रा पर, और उसके बाद बीच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, लेकिन वो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। उस वक्त में ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं हुआ था। इस बार प्रधानमंत्री की इस यात्रा में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, और उनमें जो 12वां सबसे महत्वपूर्ण समझौता है वो चाबहार को लेकर के है।
चाबहार में जो बंदरगाह बन रहा है उसके निर्माण के लिए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो इसके लिए $500 मिलियन की राशि उपलब्ध कराएंगे। ये रकम बाद में और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है। और दूसरी बात ये है कि इसे रिकॉर्ड 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जहाज़रानी मंत्री नितिन गडकरी भी इस मौके पर आए थे और जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है चाबहार को लेकर के ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, उसको उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इसलिए ये कहा गया है कि ये चाबहार का जो समझौता हुआ है इससे भारत की जो एक्सेस है, जो पहुंच है, वो न सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान बल्कि सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों, रूस और ईस्टर्न यूरोप तक होगी। और इस तरह से भारत ईरान के साथ जहां अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा, तेल और गैस का आयात कर सकेगा, वहीं वो अपने लिए अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रूस और नॉर्थ यूरोप के बाज़ार को भी वहाँ अपनी पहुँच बढ़ा सकेगा, अपनी वहाँ प्रेजेंस को साबित कर सकेगा। इसके अलावा ये कि जो दोनों देशों के रिश्ते थे जिनमें एक तरह से खटास सी आ गई थी, ठंडे बस्ते में चले गए थे प्रतिबंधों के कारण, उनको एक नई ऊर्जा देने का काम किया गया है। और इसमें ख़ास तौर पर ये एक बात महत्वपूर्ण है कि सांस्कृतिक संबंधों पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि किस तरह से दोनों देश जो अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी के काफ़ी नज़दीक मानी जाती है। ईरान और भारत की संस्कृति में काफ़ी एकता दिखाई देती है, काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई देती है। और इसलिए जो एक नई इबारत लिखी गई है प्रधानमंत्री की सियासत से भारत और ईरान रिश्तों की, वो मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन कुर्बान, कहा जा रहा है कि चाबहार रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए अब तक का सबसे अहम, मैं कहूँ, पोर्ट होने जा रहा है और भारत के लिहाज से उस नए रास्ते को खोलता नजर आने वाला है। आपकी नज़र में किस तरीके के फ़ायदे आप देखते हैं चाबहार के बाद? देखिए, चाबहार जो है वो रणनीतिक रूप से, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आप जानते हैं कि ग्वादर जो कि पाकिस्तान का बंदरगाह है, उस पर चीन ने अपना नियंत्रण किया हुआ है और चीन उससे पूरा लाभ उठा रहा है। इसलिए चाबहार से भारत को लाभ होगा। और इसके अलावा ये कि चाबहार जो है वो हमारे गुजरात के कांडला बंदरगाह से सिर्फ 900 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 900 किलोमीटर की दूरी तेल और गैस की आपूर्ति में बड़ा सुगम रास्ता बनेगी, क्योंकि वैसे जब सुएज़ नहर के ज़रिए से या अरब सागर से भारत तेल और गैस पहुंचती थी, उसमें काफ़ी समय लगता था। तो इस बंदरगाह का निर्माण हो जाने से भारत की ऊर्जा ज़रूरतें काफ़ी कम दामों पर उसे उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा भारत ने ईरान में काफ़ी बड़े पैमाने पर निवेश करने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि $20 अरब तक का निवेश भारत करेगा, जिसमें यूरिया के कारखाने हैं, ONGC अपने कुछ उपक्रम लगाएगा और भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां हैं जो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। तो देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो रिश्ते जिन्हें एक नए तरीके से परिभाषित किया गया है, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और इस यात्रा के साथ अगर भारत ईरान के संबंधों को देखें तो क्या कुछ आगे की तस्वीर, क्या भविष्य आपको दिखता है? क्योंकि लंबे अरसे से मैं कहूँ कि शायद दोनों के जो संबंध थे उनमें एक बड़ा ब्रेक आ गया था। देखिए, भारत और ईरान के संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश आपस में कितनी समझदारी बनाए रखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे हो जाते हैं जिनको लेकर के तनाव पैदा हो जाता है। मैं समझता हूं कि अब जबकि ईरान के ख़िलाफ़ राजनीतिक आर्थिक प्रतिबंध हट गए हैं, अमेरिका भी उसके साथ दोस्ती कर रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत के साथ उसके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत ना हो। एक कोशिश होनी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि एक पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, उनकी सरकार की ओर से दिखाई जा रही है, अगर ये आगे आने वाले दिनों में जारी रहती है तो न सिर्फ ये कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध हैं और जो व्यापार है वो कई गुना बढ़ेगा,
बल्कि दोनों देश इस क्षेत्र में एक संतुलन बनाने में भी कामयाब होंगे और इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें भी उसको बेहतर करने में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिसमें कि आतंकवाद का मुद्दा शामिल है और उससे लड़ाई लड़ने में भी दोनों देशों को काफ़ी मदद मिलेगी। कल राष्ट्रपति रूहानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत स्पष्ट तौर पे ये आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो पूरी तरह से भारत के साथ हैं और उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की थी कि सऊदी अरब, सीरिया, यमन और इराक़ में जो हालात हैं उससे ईरान के लिए काफ़ी चिंता की बात है और इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से सहयोग भी मांगा था और प्रधानमंत्री ने वो सहयोग देने का वायदा भी किया है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि भारत ईरान रिश्तों की एक नई इबारत एक नए ढंग से परिभाषित करते हुए लिखी जा रही है, जो दोनों देशों की जनसंख्या के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद और कारआमद साबित होगी। कुर्बान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तेहरान से ताज़ा अपडेट और वहाँ से इस यात्रा के बारे में बताने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिहाज से भी खासी अहम बताई जा रही है। इस बारे में हमारे संवाददाता कुर्बान अली ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्शियन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर चंद्रशेखर से बातचीत की। चंद्रशेखर साहब, ये बताइए कि ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है इसको भारत ईरान सांस्कृतिक सहयोग का नाम दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप, इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारे मौजूदा सांस्कृतिक संबंध जो सदियों पुराने हैं ना ही उनको रिव्यू किया जाए, उसके साथ साथ आगे हम उसमें क्या कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री जी ने सांस्कृतिक संबंधों का एक एग्रीमेंट भी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इक्रो और आईसीसीआर के बीच में किया है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान में फ़ारसी के पठन पाठन के ऊपर और तवज्जो देने का वादा किया है और तेहरान की तरफ से तेहरान यूनिवर्सिटी में एक हिंदी का विभाग खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। असम में आज पहली बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास में राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। असम में बीजेपी की पहली सरकार बनी तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 10 मंत्रियों ने शपथ ली। नई सरकार में बीजेपी के 6 और सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से 2 मंत्री हैं। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। এই মুহূৰ্তটো গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে যি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিলে তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমূহ ৰাইজলৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि असम के विकास के लिए नई सरकार पूरी मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी राज्य विकास में पिछड़ने का जोखिम नहीं ले सकते। असम को भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। असम जितना दौड़ेगा, असम सरकार जितना दौड़ेगी, दिल्ली सरकार भी उससे एक कदम ज्यादा दौड़ने का हमेशा प्रयास करेगी। असम में बीजेपी अवैध घुसपैठ को खत्म करने का वादा कर सत्ता में आई है।
पार्टी को 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 60 सीटें मिली हैं। उसकी सहयोगी एजीपी को 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा पर अध्यादेश को राष्ट्रपति ने आज मंजूरी दे दी। अब राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ किया कि एनईईटी इसी साल से लागू है। विपक्षी दल हालांकि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा करा सकेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एनईईटी पर अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब राज्यों के पास विकल्प है कि वह अपने बोर्ड या एनईईटी के जरिए मेडिकल सीटें भर सकते हैं। नीट इन प्रिंसिपल कहा गया है और यह एक ही इसी साल के लिए एग्जेम्पशन है। स्टेट का शेयर स्टेट भरता था, तो वही हम कह रहे हैं कि इस बार आपका जो स्टेट का शेयर है वो आप स्टेट भर लीजिए, लेकिन जो आपके मैनेजमेंट कोटा है, बाकी कोटाज है, वह नीट के अंतर्गत आएंगे। दिल्ली सरकार और कांग्रेस समेत कई दलों ने एनईईटी पर अध्यादेश का विरोध किया है। प्राइवेट मेडिकल लॉबीज के पक्षधर बनना बंद करिए और छात्रों और उनके माता पिता के बारे में सोचिए। ये सारा का सारा जो ऑर्डिनेंस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक उचित चिंतन नहीं है और सार्थक दिशा में ये कदम नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ इंगित करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नीट के अंतर्गत आ चुके हैं। कम से कम एक ये काम जरूर हो गया है कि कैपिटेशन फीस खत्म हो गई है। और सेकंड बहुत बड़ा ये है कि पहले ये होता था कि हर एक स्टूडेंट वाज एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन इन एनी कॉलेज, चाहे वो उस चीज़ के लिए डिजर्व करता था या नहीं करता था। इससे क्या होगा, एक छन्नी हो जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अमित कुमार अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देंगे। लोग इस अध्यादेश को चैलेंज करेंगे। ऐसा कोई कानून या संविधान में प्रावधान नहीं है जिससे आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सरकार एक साल के लिए रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कई राज्यों ने परीक्षा की भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने आज 13 नए शहरों के नाम का ऐलान किया है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस सूची में पहली बार बिहार और यूपी के भी एक शहर को जगह मिली। सरकार ने 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के आधार पर चुने गए 23 शहरों में से 13 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, चंडीगढ़, हरियाणा का फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिहार का भागलपुर और तेलंगाना का वारंगल शामिल है। इसके अलावा रांची, न्यू टाउन कोलकाता, इम्फाल, अगरतला, पणजी और पोर्ट ब्लेयर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। Of these 23 cities, 9 of them have improved their quality of smart city plans by scoring over 25% marks more than what they scored in the first round of competition. Of these, 7 have been selected. 6 of the 23 cities have improved the quality of smart city plans in the range of 12% to 24%. इन 13 शहरों के विकास के लिए 30,229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर शहर को अगले 5 साल में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इतनी ही रकम राज्य भी खर्च करेंगे। इस साल जनवरी में सरकार ने पहली सूची में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 शहरों का चयन किया था, जिन्हें विकसित करने के लिए 50,802 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। These 13 cities selected fast track competition have proposed a total investment of 30,229 crores. With this investment proposed by 33 cities under smart city plan is now 80,789 crores. जिन शहरों का चयन नहीं हुआ है वो जून के आखिर में होने वाले दूसरे दौर की प्रतियोगिता में नए प्लान के साथ फिर हिस्सा ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, परिवहन और सूचना तकनीक की बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। स्टिंग मामले में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। हरीश रावत ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है और जांच में सीबीआई को सहयोग करने की बात कही। सीबीआई 7 जून को फिर से उनसे पूछताछ करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग मामले में
सीबीआई के सवालों का जवाब दिया है। ये चीजें कल अदालत के सामने आएंगी तो मैं नहीं चाहता कि उन चीजों पर कुछ कहूं। जब मैंने कोई क्रिमिनलिटी की ही नहीं है, जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है, न मैं कह रहा हूं कि मुझे विधायक चाहिए, न मैं पैसा दे रहा हूं, न मैं पैसे किसी का मोल भाव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं। बीजेपी का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश की, उससे साबित होता है कि हरीश रावत जांच से बचना चाहते हैं। जब इंक्वायरी हो जाती है, एक बार स्टार्ट होती है, तो कोई भी गवर्नमेंट उसे खारिज नहीं कर सकती है। इसके बावजूद फिर आप माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए, माननीय उच्च न्यायालय ने भी आपको राहत नहीं दी और कहा कि नहीं, आप सहयोग करिए, आप सीबीआई के सामने जाइए। ये सब बातें जब आप जानते थे तो बच क्यों रहे हैं आप? उत्तराखंड में चले सियासी संकट के दौरान 26 मार्च को मीडिया के सामने एक स्टिंग की सीडी जारी हुई थी। इसमें हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत करते दिखाया गया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले रसायन पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE के अध्ययन में एक बड़ी कंपनियों की ब्रेड में ये रसायन मिला। इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। खाद्य नियामक FSSAI के CEO पवन कुमार अग्रवाल ने बताया है कि पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मुद्दे पर FSSAI से रिपोर्ट मांगी है। CSE ने दावा किया है कि ब्रेड, बन, बर्गर या पिज़्ज़ा जैसे खाद्यों में पोटेशियम ब्रोमोदेव और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल होता है और इससे कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस पर हमने मंत्रालय ने FSSAI को कहा है कि तुरंत रिपोर्ट करें, इस मैटर को सीरियसली ले। दे आर कमिंग विद अ रिपोर्ट, द मिनिस्ट्री विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत में जहां हल्की बारिश ने गर्मी से कुछ राहत दी, वहीं राजस्थान में गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। सूखे और अकाल से लोगों का बुरा हाल है और कई गांवों में हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। कुछ जगह पानी है लेकिन वो जानवरों के पीने लायक भी नहीं। लगातार बढ़ रहे तापमान के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये है अजमेर का हाथीपुरा गांव। तकरीबन 300 आबादी वाले इस गांव में पानी की बेहद कमी है। यहाँ घर के लिए पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की है, इसलिए इन्हें पथरीले रास्तों पर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन कड़ी धूप में पानी लाना कोई आसान काम नहीं। कैसे बोल रहे बाबूजी, माँ का पानी नहीं है बिल्कुल, खारा जहर पानी है, बीमार पड़ता आदमी, नहीं पानी है ही नहीं है। 40 साल 5 किलोमीटर से दूर से पानी आ रहा है और वहाँ का सड़क नहीं है, बिल्कुल डंडा का चारों नहीं है, बिल्कुल दुखी बनना हो रहा हम उधर। गर्मी ने यहाँ पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देर रात तक लू चल रही है। इस बीच जलस्तर लगातार गिर रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में पानी की बेहद कमी हो गई है। बिल्कुल पानी की समस्या, और वो सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। वो वहाँ पर रोड पे है 1.5 किलोमीटर, वहाँ लेके आती है पानी। हमारे गांव में पानी बहुत दूर से आते हैं, वो भी थक जाते आते आते, वो 3-4 सांस लेके घर पे आते। अजमेर जिले के करीब 9 लाख ग्रामीण सूखे की मार झेल रहे हैं। पीने के पानी के अलावा पशुओं के लिए चारे का भी संकट है। लोग बेहाल हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मैंने भी जब से शपथ ली उसी से दिन से मैं लगा हूँ उसके भाई पानी तो मूलभूत सुविधा है, वो भी होना चाहिए। हमने अकाल के तहत चारे के लिए लिखा है कि भाई चारा डिपो खोलो, सरकार अभी चारा डिपो चालू नहीं हुआ। बारिश का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। ऐसे में अजमेर के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। राजस्थान का अजमेर जिला भारी अकाल और जल संकट से जूझ रहा है। कई जगहों पर लगभग सारे जल स्रोत सूख गए हैं और महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश होना पड़ रहा है। ना तो कोई सूखा राहत पहुंचा है और ना जानवरों को चारा। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। दिल्ली के नजफगढ़ में एयर एम्बुलेंस की आज इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विमान में 7 लोग सवार थे। विमान पटना से दिल्ली आ रहा था। हादसे के बाद लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया पड़ा।
डीडीसीए ने कहा है कि क्रैश लैंडिंग की घटना की जांच कराई जाएगी। इंजन में खराबी को हादसे की फिलहाल वजह बताया गया है। तो खबरों के आज के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते छुड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की शराब फैक्ट्रियों को मिलने वाले पानी की 100% कटौती करने से इनकार कर दिया। अदालत के मुताबिक हाईकोर्ट पहले ही 60% कटौती का आदेश दे चुका है। गृह मंत्रालय के निलंबित अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी की न्यायिक हिरासत 6 जून तक बढ़ा दी गई है। उन्हें करप्शन के आरोपों में इसी महीने गिरफ्तार किया गया था। आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मनोरमा देवी और बिंदी यादव को जमानत कोर्ट से नहीं मिल पाई है। बिंदी यादव पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और मनोरमा पर प्रतिबंध के बावजूद शराब रखने का आरोप। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान के मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल से खींचतान के मामलों पर रोक लगाने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जैश ए मोहम्मद के 3 संदिग्धों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन तीनों पर दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली में बिजली पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सड़कों पर उतरे। दोनों पार्टियों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव किया। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसा अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहे एक टैंक में धमाके से हुआ। इससे नजदीक खड़े मजदूरों को अपनी चपेट में। जम्मू कश्मीर के नरगोटा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने नियमित करने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ब्रिटेन ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को शरण दे दी है। नशीद को पिछले साल आतंकवाद के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई गई थी। अमेरिकी सीनेट ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $300 मिलियन की मदद को सशर्त मंजूरी दी है। सीनेट के एक पैनल के मुताबिक मदद पाने के लिए पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क पर कार्रवाई का आश्वासन देना